स्वागत है आप सभी का। आज के इस व्याख्यान में हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं और उस क्रमशः अध्ययन के क्रम में अब हम लघु सिद्धांत कौमुदी के द्वितीय प्रकरण अचसंधि प्रकरण के अंतिम भाग में पहुंच गए। ठीक है, यह प्रकरण समाप्त हो जाएगा केवल इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च, फिर उसके बाद अचोरहाभ्याम द्वे और ऋत्यकः, ये 3 सूत्र पढ़ना बाकी है। ये तीनों सूत्र आज देख लेंगे। इन 3 में से 2 सूत्र प्रकृति भाव और ह्रस्व करने वाले हैं, एक सूत्र द्वित्व करने वाला है। ये तीनों सूत्र समझकर इस व्याख्यान को समाप्त करेंगे। कल संभवतः एक टेबल के माध्यम से मैं एक चार्ट के माध्यम से पूरे अचसंधि के जितने भी सूत्र हैं, लगभग 50-51 सूत्र हैं, वो जितने भी हैं उन सभी सूत्रों का एक चार्ट बनाकर लेके आऊंगा। उसी में पूरे के पूरे अचसंधि की पुनरावृत्ति हो जाएगी। पूरे अचसंधि की पुनरावृत्ति कल एक ही भाग में हो जाएगी, तो कल बिल्कुल न चूकें, सभी लोग बिल्कुल ध्यान से देखें। यह एक ऐसा हम न करते चले कि जो पढ़ते जाएं वो भूलते जाएं, इसलिए हल्की सी संक्षिप्त पुनरावृत्ति वो पढ़े हुए विषयों को फिर से हमारे दिमाग में ले आएगी। तो ऐसा भी बिल्कुल मत सोचिएगा कि वो 50-51 सूत्र को पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। इसलिए केवल जब संक्षिप्त में ये टेबल यहाँ रहेगा, मतलब इस टाइप का टेबल रहेगा, एक लाइन में सूत्र लिखा रहेगा, दूसरी लाइन में उसका कार्य लिखा रहेगा, तीसरी लाइन में उसका उदाहरण लिखा रहेगा, ऐसा टेबल रहेगा। तो सूत्र बताएंगे, यह सूत्र ये कार्य करता है, यह देख लीजिए उदाहरण, तो बहुत तुरंत आसानी से आपको स्पष्ट बहुत आसानी से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इस सूत्र पर। इको सवर्णे को तोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा? इकः असवर्णे, इकः असवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च। कुछ बातें हैं इस सूत्र में। पहली बात यह है कि जो इक है वह पद का अंतिम वर्ण होना चाहिए। कैसा इक होना चाहिए? पद का अंतिम वर्ण हो इक। ठीक, यदि पद का अंतिम वर्ण इक है और उसके तुरंत बाद असवर्ण है, असवर्ण मतलब कोई स्वरवर्ण, असवर्ण स्वरवर्ण, असवर्णे अचि, असवर्ण स्वरवर्ण है उसके तुरंत बाद, तो कौन सा नियम आपको ध्यान आता है? इको यणचि याद आता है ना, तो लग जाता इको यणचि। पर शाकल्य ऋषि के मत में जो इको यणचि लगता था ना, वो सभी इक को लग सकता है यदि उसके बाद में अच हो तो। पर ये कहते हैं सभी इक की बात मैं नहीं कर रहा हूं, केवल पदांत इक की बात कर रहा हूं। यहां पदांत की अनुवृत्ति आती है। किसी शब्द का अंतिम अक्षर इक होना चाहिए, तभी ये सूत्र काम करेगा और यह इको यणचि को रोक लेगा। असवर्ण स्वर यदि तुरंत बाद में है तो पदांत इक को ह्रस्व भी हो जाता है और पदांत इक को ह्रस्व भी हो जाता है, और फिर उसके साथ साथ जब ह्रस्व च कह रहे हैं ह्रस्व भी, तो इस सूत्र के संदर्भ को आप देख लेंगे। इस सूत्र के संदर्भ को देखेंगे 6.1.127 से थोड़ा सा पहले 6.1.115 देख लेंगे आप। ठीक, अष्टाध्यायी में 6.1.115 दिखाई पड़ेगा। प्रकृत्यांत पादमव्यपरे, वहां से प्रकृत्या की अनुवृत्ति भी आती है इस सूत्र में। ठीक, तो यह समझिएगा कि ध्यान दीजिएगा, पहले हो इक, ठीक, उसके तुरंत बाद क्या हो? असवर्ण स्वर, ठीक, असवर्ण अच, तो इक जो है वह ह्रस्व भी हो जाता है और प्रकृति भाव भी हो जाता है। ठीक, ह्रस्वश्च यानी ह्रस्व भी होगा और प्रकृति भाव भी होगा। अब ह्रस्व विधान हो जाने के कारण ही प्रकृति भाव सिद्ध था, इसलिए इस सूत्र में जो च ग्रहण किया है वो च ग्रहण किए बिना भी काम चल सकता था। ऐसा पक्ष भाष्यकार इत्यादि ने उठाया है। च इत्यादि
ग्रहण किए बिना भी इसका काम चल सकता था। इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्व कर देते तो भी प्रकृत्या की अनुवृत्ति आ जाती, और प्रकृत्या की अनुवृत्ति न भी आती तो भी पता चलता कि भाई पद के अंतिम वर्ण इक को ह्रस्व करने की क्या जरूरत, ह्रस्व करेंगे तब भी तो इको यणच लग ही जाएगा ना। ह्रस्व करेंगे तो भी बड़ी ई था वो छोटी ई हो गया तो भी इको यणच लग जाएगा, यह हो जाएगा। दीर्घ रहेगा तो भी ई के जगह पे यह, ह्रस्व रहेगा तो भी ई के जगह पे यह, तो ह्रस्व करने की जरूरत क्या पड़ी जब उसको होना है या ही, है ना। तो इसलिए ह्रस्व करने के कारण ही पता चल जाता है, यहां ह्रस्व क्यों करना चाहते हैं वह कारण अगर आप कल्पना करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ह्रस्व करना चाहते हैं इसलिए कि ह्रस्व करने के बाद फिर संधि नहीं होगी। यदि ह्रस्व करने के बाद अगर संधि हो रही होती तो ह्रस्व करना विधान ही व्यर्थ हो जाता, निरर्थक हो जाता भाई। जैसे उदाहरण यहां क्या दिया है, उदाहरण दीजिए, देखिएगा, चक्री अत्र, ठीक, चक्री अत्र है, यहां इको यणचि लग रहा था कि नहीं, चक्री अत्र में इको यणचि लग रहा था, इक के स्थान पर यण कर रहा था, पर इको यणचि चाहे जैसा इको होगा वहां लग जाएगा, ठीक, यहां भी लग जाएगा, कोई आपत्ति नहीं। पर शाकल्य जी कहते हैं कि यदि पद का अंतिम वर्ण इक हो, ये पद का अंतिम वर्ण है, कोई एक पद है, चक्री एक पद है, चक्रिन शब्द से प्रथमा एक वचन में बन जाता चक्री, चक्री, चक्रिणौ, चक्रिणा, ऐसा रूप चलता है। तो प्रथमा एक वचन का रूप है यानी पद है, पद का अंतिम वर्ण है इक, शब्द का अंतिम अक्षर है ना इक, ई, और इसके तुरंत बाद असवर्ण अच है। पद के अंतिम वर्ण इक के बाद यदि असवर्ण अच हो तो पद के अंतिम वर्ण इक को शाकल्य ऋषि के मत में ह्रस्व हो जाया करता है, यानी यह जो चक्री था यह बन जाएगा चक्री, ठीक, चक्री क्या बन गया, चक्री। अब आप कहेंगे कि चक्री में जो ई था उस ई को भी यण करके या करके ऐसा बना सकते थे चक्रेत्र, और छोटी ई है तो भी उसको यण करके या करके चक्रेत्र बना सकते हैं। तो ह्रस्व करने का क्या प्रयोजन, ह्रस्व करने से क्या लाभ, यदि ह्रस्व होगा तो भी संधि होकर चक्रेत्र बन जाएगा, दीर्घ रहेगा तो भी संधि होकर चक्रेत्र बन जाएगा, तो ह्रस्व करने का क्या लाभ है ना। यह एक बात उठती है ना। तो इसका समाधान यह है, वो यहां वृत्ति में लिखा है, ह्रस्व विधि सामर्थ्यात, ह्रस्व का विधान किया गया है, उसी सामर्थ्य से, उसी से पता चलता है कि फिर अब स्वर संधि नहीं होगी, न स्वर संधि, क्योंकि यदि स्वर संधि करना होता तो ह्रस्व करना बेकार था, दीर्घ करके ही काम चल जाता ना, चक्रेत्र ही बनता, तो ह्रस्व करने की क्या आवश्यकता पड़ जाती। तो ह्रस्व का विधान उन्होंने किया है, इसका मतलब यह हो जाता है कि वो संधि नहीं करना चाहते, ठीक, न स्वर संधि, तो ह्रस्व च में च कहे बिना भी काम चल जाता, ठीक है। ह्रस्व किया और इसलिए स्वर संधि नहीं हुई तो बन गया चक्री अत्र, बना लेंगे, दीर्घ ई को ह्रस्व करना है, केवल इतना ही काम करना है, दीर्घ ई को ह्रस्व ई कर लीजिए और फिर बन जाएगा, ठीक। फिर से यणादेश नहीं होगा, और जब ह्रस्व नहीं होगा तब, जब ह्रस्व नहीं होगा तो क्या होगा, यह भी तो एक प्रश्न उठता है ना। ह्रस्व के अभाव में क्या कार्य होगा, तो वह कहते हैं कि ह्रस्व का जब अभाव रहेगा तो दीर्घ को इको यण से आप यण कर लेंगे, चक्रत्र भी बन जाएगा, बन जाएगा। ये चक्र यत्र ऐसा कुछ अलग जैसा दिखाई पड़ रहा है, पर है यह क्या है, ये थोड़ा सा फॉन्ट का हो सकता है आपको न समझ में आता हो, तो था ये चक्री था, क्री में से रे निकल गया, ई निकल गया, तो ये जो रा है वो भी आधा हो गया और यह इसी में जुड़ा हुआ है, ठीक, र भी आधा है, चक्रत्र, चक्रत्र, ठीक। तो
या आधा हुआ, उसके जगह पे आ, उसके बाद आ जुड़कर हुआ, या को पूरा कर लिया। ठीक है, अब देखिएगा एक बात यह उठती है कि इसमें पदांत इक क्यों कहा गया। थोड़ा सा आप सब दिमाग लगाइएगा। एक शब्द है, इसको पहचानते होंगे, ठीक, चलिए इसको नहीं लेते हैं, इनको नहीं लेते हैं, कोई दूसरा शब्द लेते हैं, इनको भी ले सकते हैं, पर क्या ह्रस्व नहीं, दीर्घ 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 प्रदांत शब्द लेना। चलिए हम ले लेते हैं गौरी, भगवती पार्वती जी का नाम गौरी है, इसका औ प्रत्यय लगाइए। अब आप बताइए इक है कि नहीं यहां? उसके तुरंत बाद असवर्ण अच है कि नहीं है? है। तो क्या आप यहां गौरी को ई को ह्रस्व करेंगे? करेंगे? किसको किसको लगता है करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि यह पदांत नहीं है, यह पद का अंतिम वर्ण नहीं, यह सु औजस का औ प्रत्यय लगा है, यह लगने के बाद जो बनेगा गौर्यौ वो पद है, गौरी पद नहीं है। ठीक है, गौरी पद नहीं है, इसलिए यहां पर ह्रस्व नहीं होगा और प्रकृति भाव नहीं होगा। ठीक, यहां पर इको यणचि से यण होकर यह बन जाएगा, गौर्यो बन जाएगा। वो जो बनेगा वो अचोराभ्याम द्वे सूत्र में हम फिर उसको विस्तार से बताएंगे। अचोराभ्याम द्वे में ये देख लीजिए, यही उदाहरण दिया है, ठीक, इसीलिए दिया प्रसंगवश। तो अब देखिए, एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात, चलिए थोड़ा सा आपको इस सूत्र का कब लगेगा कब नहीं लगेगा, ऐसा होता तो क्या लगेगा सूत्र। अब तो गौरी प्रथमा एक वचन हो गया ना, गौरी इयम, गौरी अब प्रथमा एक वचन वाला गौरी है, वहां गौरी औ होना चाहिए था ना। हाँ, अब आप समझे हैं। देखिए इक तो है, पद का अंतिम वर्ण भी है, वहां औ था, वहां औ लगा हुआ था, तो आपको पता चल गया सु औजस वाला औ प्रत्यय लगा हुआ है, अभी पद नहीं बन पाया है। पर यहां औ नहीं लगा है, इयम लगा है ना, इयम तो एक स्वतंत्र शब्द है, यानी गौरी भी एक स्वतंत्र शब्द है, पद है, पद का अंतिम वर्ण ई है एक, पर तुरंत बाद असवर्ण नहीं है, सवर्ण है। असवर्ण होता तब यह नियम लगता, इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च। पूरी बातों को मैं एक उदाहरण दे देकर ये खोलूंगा, जिससे आप इस विषय को पूरी तरह से स्पष्ट समझ पाए। यहां भी वह नियम नहीं लग पाएगा, यहां क्या हो जाएगा, अगर सवर्णे दीर्घ से दीर्घ होकर गौरीयम बन जाएगा। ठीक है, स्पष्ट है। चलिए एक और उदाहरण देते हैं आप सबके लिए। यहां दो बातें और हैं मूल रूप में। एक तो ह्रस्वश्च, ह्रस्व करने की क्या आवश्यकता। ह्रस्वश्च में जो चकार है ना, वह चकार अनावश्यक है, ऐसी एक बात होती है। ठीक है, अब एक चीज ये देखिएगा कि प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम, आपने सुना है ना, प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम, वो सूत्र पढ़ा होगा। मैं थोड़ा सा इधर रिकॉर्डिंग में कुछ दिक्कत आ रही। प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम, यहां पर देखिएगा कि हमने कहा था कि प्लुत हो और प्रगृह्य हो, उसके तुरंत बाद अच हो, तो नित्य ही प्रकृति भाव होता है। ठीक, अब जहां जहां प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम लगेगा, क्या वहां यह नियम लगेगा। जैसे उदाहरण देते हैं, मुनि शब्द का हमने बनाया मुनि, ठीक, और फिर मुनि, मुनि आगच्छति, मुनि मुनि आगच्छतः ऐसा होता तो
अब आप यहां ध्यान देंगे यदि, तो आपको याद आएगा इक तो है यहां पद का अंतिम वर्ण, पद का अंतिम वर्ण इक है कि नहीं? और उसके तुरंत बाद असवर्ण अच भी है। तो शाकल्य ऋषि के मत में इस मुनि आगच्छता में मुनीज में जो ई है उसको ह्रस्व कर सकते हैं क्या? आप कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम, इसकी प्रगृह्य संज्ञा भी तो है। ई दूदे द्विवचनम प्रगृह्यम, ई हो अंत में, ऊ हो अंत में, ए हो अंत में और द्विवचन हो तो उसको कहा जाता है प्रगृह्य। यह है प्रगृह्य। और प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम ने जब कह दिया कि नित्य प्रकृति भाव होता है तो शाकल्य ऋषि के मत में फिर ह्रस्व करके प्रकृति भाव करने की आवश्यकता नहीं है। तो कोई मत नहीं लगेगा जहां नित्यम कह दिया है कि नित्य प्रकृति भाव ही होगा और कोई दूसरा काम नहीं होगा। ठीक, तो यहां पर भी इको सवर्णे शाकल्य से ह्रस्वश्च नहीं लगेगा। कहां कहां नहीं लगेगा? यदि तुरंत बाद में सवर्ण होगा तो भी नहीं लगेगा। ठीक, यदि तुरंत बाद में सवर्ण होगा तो भी नहीं लगेगा, और यदि पद का अंतिम वर्ण नहीं है तो भी नहीं लगेगा, और यदि कहीं द्विवचन वाला है बवाल तो भी नहीं लगेगा। ठीक, जैसे भानु उदयतः, दो दो सूर्य उदय होते होंगे, एक इस ब्रह्मांड में एक दूसरे ब्रह्मांड में। ठीक, भानु उदयतः, तो वहां तो बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि सवर्ण है। ठीक, अगर भानु और फिर उसके बाद आगच्छता कह देते तो असवर्ण हो जाता, तो वहां पर भी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि प्रगृह्य संज्ञा होती, और जहां भी प्रगृह्य संज्ञा होगी वहां इस सूत्र को बांध लिया जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपने जान ली। यानी प्रगृह्य भी नहीं होना चाहिए, प्रगृह्य भी नहीं होना चाहिए, और पद का अंतिम वर्ण होना चाहिए इक, उसके तुरंत बाद असवर्ण स्वर वर्ण होना चाहिए। तो पदांत इक को शाकल्य ऋषि के मत में ह्रस्व कर दिया जाता है, और ह्रस्व करने के बाद के प्रकृति भाव भी हो जाता है। क्योंकि ह्रस्व करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? यदि प्रकृति भाव न करना होता, ह्रस्व करेंगे तो भी कोई अणची लग ही जाएगा, दीर्घ रहेगा तो भी कोई अणची लग ही जाएगा। तो मुझे लगता है यह आपने यह नियम समझ लिया होगा कि पदांत इक, पद के अंतिम में आने वाले जो इक होते हैं वो ह्रस्व हो जाते हैं विकल्प से। विकल्प से यानी केवल शाकल्य ऋषि के मत में, अन्य ऋषियों के मत में नहीं। ठीक, वह यानी वैकल्पिक है। कुछ लोगों के मत में ह्रस्व नहीं होता, केवल शाकल्य के मत में ह्रस्व होता है। तो विकल्प से वह हो जाते हैं वा स्युः, ह्रस्वाः स्युः, ह्रस्व हो जाते हैं कब? असवर्णे अचि, असवर्ण अच यदि उसके तुरंत बाद में हो तो, असवर्ण अच से तुरंत पूर्व में वो आते हों तो। ठीक है, अब देखिए ह्रस्व विधि सामर्थ्यात, ह्रस्व का विधान किया गया है, उसी सामर्थ्य से ही पता चलता है कि अब स्वर संधि नहीं होगी। ठीक, इसलिए अब देखिए चक्री अत्र था, ई को ह्रस्व किया और संधि नहीं हुई तो बन गया चक्री अत्र। ई को यणच जहां पर नियम लगता है वहां ये बात नहीं लगती। ठीक, अब यहां पर एक और बात कही, चक्रत्र, ये तो हो गया दोनों तरफ। जब शाकल्य ऋषि का मत नहीं लगेगा तो चक्री अत्र का चक्री अत्र ही रह जाएगा और इको यणचि से दीर्घ यण हो जाएगा तो चक्रत्र बन जाएगा। ठीक, बन जाएगा ये दोनों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब प्रश्न उठाया पदांता इति किम, मैं यह स्पष्ट कर चुका हूं, फिर भी ये प्रश्न उठा रहे हैं तो देख लीजिए। कह रहे हैं कि सूत्र में पदांता, सूत्र में या सूत्र के अर्थ में, सूत्र या पद के अधिकार में आता है, पदस्य के अधिकार में आता है, तो इसलिए पदांत की अनुवृत्ति आती। तो पदांता यदि ना कहा गया होता तो कैसा भी एक होता, कैसा भी एक होता, उसके स्थान पर ह्रस्व होने लग जाता।
तो गौरी और औ होता, यहां भी गौरी को ह्रस्व करने लग जाते, पदांत नहीं है फिर भी, है ना। पदांत कह देने के कारण यह पदांत नहीं है, इसलिए यहां ह्रस्व नहीं हुआ और ई के जगह पर यह हो गया, र आधा जोड़ेंगे ऐसा गौरियो बन जाए। ठीक, गौरियो बनाया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और इसमें बताया तो नहीं गया है, पर इसको पढ़ने के बाद लोगों को कोई अणची में और इसमें दिक्कत आ जाती है। वह पक्ष मैंने पिछले व्याख्यान में स्पष्ट किया था, पर फिर भी स्पष्ट कर देते हैं। सुधी और उपास्य है, क्या है? सुधी और उपास्य। ठीक, अब यहां पर होगा क्या? क्या यहां ह्रस्व कर पाएंगे आप? सामान्यतः नियम तो लगना चाहिए, इक है अंत में, उसके तुरंत बाद असवर्ण अच है, और यह एक पदांत भी है। सुधी एक पद है, पद का अंतिम सुधी के बाद सु प्रत्यय लगा था, तो सुधी सु उपास्य सु, नहीं सुधी भिस उपास्य सु, सुधी भी उपास्य, सुधी उपास्य, सुधी भिस उपास्य सु, भिस और सु लुप्त हो गया है ना, तो सुधी उपास्य बचा, पर भिस लुप्त हो गया, फिर भी वो पद तो पद ही रहेगा ना, तो पद है, पद का अंतिम वर्ण इक है, उसके तुरंत बाद असवर्ण अच है, तो शाकल्य ऋषि का मत लगाकर यहां सुधी उपास्य बना लेंगे। क्या आप बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसी में यहां भले नहीं कहा गया है, पर इसी सूत्र के अंतर्गत दो वार्तिक हैं। एक वार्तिक है न समास से, यदि समास हुआ हो तो नहीं होगा। समास हुआ, यहां सुधी भी उपास्य को समास करके सुधी उपास्य बनाए हैं हम। समास जहां हुआ होगा वहां ह्रस्व विधान नहीं होगा, तो वहां शुद्ध वही दो वाला रूप बनेगा, अनचिचा से विकल्प से द्वित्व करके और द्वित्व के बिना वाला। ठीक है, अब अनचिचा से द्वित्व करके कुछ लोग स में भी द्वित्व हो सकता है ऐसा कहते हैं, हाँ करिए भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, स में भी द्वित्व करके आप चार रूप बना सकते। ठीक, सुधी उपास्य, देखिए ऐसे चार रूप बना सकते हैं। कैसे? एक तो ऐसा शुद्ध पास्य, ठीक, एक क्या हो जाएगा, इस धा को द्वित्व करके द ध यू वाला इस तरह बना सकते हैं, और यही दोनों में सा को भी डबल वाला भी, सा का सिंगल वाला सा का डबल वाला भी बना सकते। ठीक, तो चार तरह से आप शुद्ध बनाइए, कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, अब सा का भी द्वित्व हो सकता है क्योंकि वो भी अच के पर में है और उसके तुरंत बाद अनच है, अनथिच लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम एक और पक्ष पर, वह आपके इसमें काम तो नहीं आएगा। एक उदाहरण कहीं कहीं लघु सिद्धांत कौमुदी में ऐसा भी दिया है, वापी धन अश्वः, वाप्याम अश्वः वाप्यश्वः बनेगा। वापी में जो अश्व है, वापी में जो घोड़ा है, वो कैसा घोड़ा कहलाएगा? वो वाप्यश्व कहलाएगा। पर यहां सप्तमी समास हुआ है, वाप्याम अश्वः ऐसा समास हुआ था, वापी अश्व बचा है। समास होने के कारण ही यहां भी इको स्वर्णे शाकल्य से ह्रस्वश्च नहीं लग पाएगा। ठीक है, समास होने के कारण ही न समासे वार्तिक से निरोध हो जाए, उसका रोक हो जाएगा, तो यहां वाप्यस्व ही बनेगा। ठीक है, इको यह होकर, यह भी एक उदाहरण कहीं कहीं दिया गया है। ठीक, एक बात और है, पद का अंतिम वर्ण है, इसको जानने के लिए आपको ठीक से पद क्या है यह भी जानना पड़ता है। ठीक, थोड़ा सा हल्का सा विषयांतर होगा, पर इस विषय को थोड़ा सा और खोलने के लिए वह आवश्यक है। पद कौन सी संज्ञा, पद संज्ञा किसकी है, पद कौन है यह भी जानना जरूरी है। तो पद संज्ञा करने के लिए अष्टाध्यायी में चार सूत्र हैं। सुप्तिङन्तम पदम न के
सिति च स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने। ये 4 सूत्र हैं। उन चारों सूत्रों में से हम आ जाते हैं यहां पर सिति च में। ठीक है, सिति में आ जाते हैं और हाँ चलिए ठीक है, मान लीजिए एक शब्द है भवत। ठीक, उससे छस प्रत्यय लगा, भवतश ठक छसौ, भवतश ठक छसौ, इस सूत्र से। तो जब भवत शब्द से ठक प्रत्यय लगाएगा तो भावत का रूप बन जाएगा, पर भवत शब्द से जब छस प्रत्यय लगेगा तो छस में से स की हलंत्यम से इत संज्ञा होगी। स की इत संज्ञा होने के कारण इसमें क्या हुआ है, किसकी इत संज्ञा हुई है, स की, अरे प्रभु, स की इत संज्ञा हुई है। स और इत को जोड़ दीजिए, क्या बन गया, सित। तो ये छ प्रत्यय जो है ये सित है। कैसा है, सित है ना। सित प्रत्यय यदि पर में है तो उससे पूर्व में जो है उसकी भी पद संज्ञा हो जाती है। अब भवत भले तिङंत नहीं है, भवत भले सुबंत नहीं है, फिर भी इस भवत की पद संज्ञा हो जाएगी। और पद संज्ञा होगी तभी झलाम जसोंते नियम लगकर पद का अंतिम वर्ण झल हो उसको जस हो पाता है। तभी झलाम जसोंते लगेगा तो ताको द होगा, भवदीय रूप तभी बनेगा। यदि पद संज्ञा सिति च से न हुई होती तो भवतीय रूप आपको बनाना पड़ता। पद संज्ञा थी ही नहीं, पद संज्ञा थी ही नहीं तो आप झलाम जसोंते कैसे लगा लेते भाई, पद का अंतिम वर्ण झल है ही नहीं। ठीक है, तो पद संज्ञा का यह महत्व है। अब आप मान लीजिए एक शब्द है ऋतु, उससे प्रत्यय लग गया घस, मंत्रे घस हर हरणस ऐसे करके है, वो ऋतु शब्द से घस प्रत्यय मान लीजिए लग गया है। ठीक है, छंदसी घस नियम है, छंदसी घस। ठीक, वेद में घस सा की संज्ञा हुई है कि नहीं है? ये विभक्ति प्रत्यय नहीं है। स की संज्ञा विभक्तौ तुस्माह, न विभक्तौ, आपको लगेगा कि न विभक्तौ तुस्माह रोक लेगा, ये विभक्ति प्रत्यय नहीं है। सु औजस अमौटस टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गसिभ्याम भ्यस गसोस आम गी ओ सुप और तिप्तस झी सिप्तस्थ मिब्वस्मस ताताम झ था साथाम धम इडवही महिं, इतने प्रत्यय विभक्ति प्रत्यय। ठीक, इनके सिवाय का प्रत्यय है ये। ठीक है, तो ये विभक्ति नहीं है। न विभक्त तुस्मा इस स को रोक नहीं पाएगा, स शहीद होगा। ठीक है, इत संज्ञा होगी तो लोपा से लोप हो जाए। अब यह सित है कि नहीं है, उस आधार पर इस ऋतु की पद संज्ञा होगी कि नहीं होगी ना। अब पद का अंतिम वर्ण है यहां, तो आप बताइए, यहां भी इको सवर्णे साकल्य से ह्रस्वश्च लगना चाहिए। मान लीजिए भले भी है ह्रस्व इक ही, पर है तो इक, उसको साकल्य के मत में ह्रस्व करके ह्रस्व छोड़ दें, क्या ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि सिति च एक और इस नियम को रोकने के लिए एक और वार्तिक है। सित प्रत्यय पर में हो तो भी यह नियम नहीं लगता। इसको हम थोड़ा सा और एक दूसरा उदाहरण देके बताते हैं। ठीक, कौन सा उदाहरण ले लें? किसी दूसरे शब्द से अगर सित प्रत्यय हुआ होता, किसी दूसरे शब्द से, दीर्घ वाले शब्द से भी हुआ होता, तो उसको ह्रस्व नहीं कर पाते, खाली यही बात है। अब वो दीर्घ वाला शब्द मुझे कोई उदाहरण में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए भानु शब्द नहीं, धेन क्या कहते हैं उसको, गौरी शब्द होता, ठीक, चमू शब्द होता, उससे भी कोई सित प्रत्यय लगा होता तो उसको ह्रस्व नहीं करने जाते आप। ठीक है,
इको सवर्णे शाकल्य से ह्रस्वश्च आप नहीं लगा पाते। ठीक है, अब इसके बाद एक और बात इसमें बचती है, जो हाँ सिति च वाली भी बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ये इको सवर्णे शाकल्य से ह्रस्वश्च की बात समाप्त हो गई। ठीक है, तो आप पूरी तरह समझे होंगे कि पहले होना चाहिए इक, वह शब्द का अंतिम वर्ण, उसके तुरंत बाद दूसरे शब्द का पहला अक्षर कोई असवर्ण स्वर वर्ण। तो शाकल्य ऋषि के मत में शब्द के अंतिम वर्ण स्वरूप जो आ रहा है दीर्घ ई या दीर्घ उ, दीर्घ या ह्रस्व कोई भी इक आ रहा है उसको ह्रस्व कर दिया जाएगा, और ह्रस्व कर देने के कारण ही ह्रस्व विधान सामर्थ्यात् न स्वर संधि, फिर स्वर संधि वहां पर नहीं हो। ठीक है, अब पदांता इति किम गौर्यो, गौर्यो बनाया तो वरदराजाचार्य जी को एक और नियम थोड़ा सा ध्यान आ गया, जो यहां प्रासंगिक नहीं है, प्रसंग प्रकृति भाव का चल रहा है, पर उन्हें प्रत्युदाहरण देते समय गौर्यो उदाहरण दे देना पड़ा, तो उस गौर्यों में एक और नियम भी लग सकता है विकल्प से, वो नियम भी बता दिया, प्रसंग में आ गया उनको। ठीक है, तो चलिए गौरी धन औ है, गौरी धन औ था, उसको इको यणचि से यण करके आपने बना लिया क्या, गौर्यो। तो नियम एक और लग जाएगा, वह नियम है अचोरहाभ्याम द्वे। अनचिचा पढ़ा है आपने, अनचिचा पढ़ा है ना, उसने कहा था कि पहले हो अच, उसके बाद हो यर, उसके बाद हो अनच। ठीक, तो यर का हो जाता है डबल, ठीक, यर द्वित्व हो जाता है। जैसे सुधी में ये जैसे वैसा हो गया था सु ध य, तो अच उ, उसके तुरंत बाद यर ध अनच य, तो इस यर को यानी ध को द्वित्व किया था कि नहीं, धा धा। ठीक, तो यही अनचिचा जो नियम है, वह अनचिचा नियम इस नियम के बाद का नियम है, अनचिचा से पहले यह नियम कहा गया है। ठीक, आप इस सूत्र को अष्टाध्यायी में निकाल कर देखेंगे अचोरहाभ्याम द्वे को, तो इससे पहले आपको कुछ नियम दिखाई पड़ता होगा। ये 8-4-45 नंबर सूत्र पर, ये कितने नंबर पर है, 46 पे। इससे पहले 45 नंबर पर यरो नुनासिके नुनासिको वा दिखाई पड़ रहा। ठीक, दिखाई पड़ा, मिल गया ना, यरो नुनासिके नुनासिको वा, पहले हो यर, उसके तुरंत बाद हो अनुनासिक, तो उस यर को भी अनुनासिक हो जाया करता, ऐसा कहा था उसने। फिर अचोराभ्याम द्वे ने कहा कि अगर वही यर अच के बाद रा और हा के बाद आया हो तो उसी यर को द्वे हो जाता है। अब इस अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र को मैं थोड़ा फॉर्मूले में यदि लिखना चाहूं आप सबको समझाने के लिए, तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है, पहले होना चाहिए अच। ठीक, अच के पर में चाहे र हो अथवा हा हो, अथवा का चिन्ह है ये, और उसके बाद में हो यर। ठीक, पहले हो अच, उसके 3-3 स्टेप कहीं कहीं देखने पड़ जाते हैं, है ना, कहीं कहीं 2 ही स्टेप देख, पहले ये हो बाद में ये हो, तो ऐसा काम हो जाता है, पर कहीं कहीं 3-3 चीजें देखनी पड़ती, पहले ये हो उसके बाद ये हो उसके बाद ये हो, कहीं कहीं 4 भी आएगा, पहले ये हो उसके बाद ये हो उसके बाद ये हो, तो तीसरे वाले के स्थान पे ये हो जाएगा, उसके बाद चौथा अक्षर ये होना चाहिए, ऐसा भी आएगा। ठीक, तो हाँ, अब देखिएगा यहाँ क्या हो गया, अच है, उसके बाद र और हा है, उसके बाद यर है, अच है फिर रा और हा है, उसके बाद क्या है, यर, तो यर को हो जाएगा द्वित्व। ठीक, वही लिखा है अचह पराभ्याम, अचह पराभ्याम मतलब अच के बाद जो आ रहे हैं दोनों, पराभ्याम में द्विवचन लगा है, तो अच के पर में जो 2 आ रहे हैं, कौन, रेफ और हकार। रेफ मतलब र और हकार मतलब ह, तो र और ह
जो अच के पर में आ रहे हैं उनके पर में आने वाले यर को द्वित्व हो जाता है विकल्प से। ठीक, उदाहरण में अब देखिएगा, आप उदाहरण दिखाएं आपको। मान लीजिए ये था क्या, गौरी, उसके बाद प्रत्यय लगा था औ। यहां पर इको सवर्णे शाकल्य से ह्रस्वश्च नियम नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि पद का अंतिम वर्ण नहीं है, तो इको यणच लग गया। लग गया, हमने इस इक को हटाया, रा आधा बचाया, ई के जगह पे या कर दिया और औ कर दिया। ठीक, जोड़ करके यहां पर आप ऐसा बना सकते हैं ना, रा ऊपर चढ़ गया गौरी, ये ऐसा, ये जो लिखा है ऐसा बना सकते हैं कि नहीं? बन जाएगा। पर यहां अचोरहाभ्याम द्वे भी एक नियम लगता है। कहता है पहले अच हो है, उसके बाद रा या ह हो है, उसके बाद यर हो या है, तो उस यर को द्वित्व हो जाता है, यानी यह डबल हो जाएगा। तो यह डबल हो जाएगा तो इस तरह वाला भी शब्द बन जाएगा। लिख लीजिए, बना लीजिए, बन जाएगा ना, कोई कठिनाई? पहले हो अच, ये देख लीजिए औ है, उसके बाद हो रा अथवा ह, यहां रा दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद हो यर, यर मतलब ह को छोड़ के कोई दूसरा व्यंजन कोई भी, यर में ह को छोड़ दिया गया, बाकी सब आ जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा, गौरियो बन जाएगा, इसी या को डबल कर दीजिएगा इसे बस। अब एक बात और, अभी भी यहां अच है कि नहीं? जब डबल कर दिया उसके बाद भी अच है, उसके तुरंत बाद र है, उसके तुरंत बाद फिर यर है, और डबल करो, फिर उसके बाद अच है, यर है, र है, उसके बाद फिर यर रहेगा, फिर डबल करो। कितना करते जाओगे आप? कितना करते जाओगे आप? इसलिए एक परिभाषा है, लक्ष्ये लक्षणम सकृदेव प्रवर्तते। लक्ष्य में एक जगह पर एक सूत्र एक ही बार लगता है। तो इस या को द्वित्व करने के लिए जब लग गया अचोरहाभ्याम द्वे, तो इसी या को फिर से द्वित्व करने के लिए फिर से अचोरहाभ्याम द्वे मत लगाइए। लक्ष्य लक्षणम सकृदेव प्रवर्तते, नहीं तो करते जाएंगे तो अनवस्था दोष आएगा। कब तक करेंगे आप? जिंदगी भर करते जाएंगे, जिंदगी भर वो नियम लगता रहेगा, है ना। पूरी धरती की आप पेज बना डालें, उस पर लिखते जाएंगे अचोरहाभ्याम द्वे से या को द्वित्व करते जाएंगे, इतना द्वित्व हो जाएगा खत्म ही नहीं होगा, अंतिम अवस्था तक नहीं पहुंच पाएंगे आप, है ना। तो इसलिए लक्ष्य लक्षणम सकृदेव प्रवर्तते, ऐसा एक नियम है। ठीक, अब उदाहरण देते हैं। आपने इसका र का तो उदाहरण देख लिया, है ना। एक उदाहरण आपने, बहुत सारे उदाहरण देंगे हम आपको। एक शब्द ये देखा होगा, ठीक, देखा है। इसको एक काम करते, तोड़ के ही लिखते हैं। पहले इसमें क्या है? ई, अच, उसके बाद क्या है? र, उसके बाद क्या है? यर, श यर में आता है, ह के छोड़ के सभी व्यंजन यर में आते हैं। ठीक, उसके बाद है य, और उसके बाद है आ। तो अच है, उसके तुरंत बाद र है ना, र अथवा ह होना चाहिए अच के तुरंत बाद। उसके बाद होना चाहिए यर, श यर है, तो इस श को आप द्वित्व कर सकते हैं, डबल श वाला भी रूप मिलेगा, ईर्ष्या, ईर्ष्या। ठीक, ऐसा मिलेगा, आपत्ति नहीं है। विकल्प से आप द्वित्व कर सकते, विकल्प से होगा, ऐसा नहीं कि नित्य होगा।
विकल्प से द्वे वा, यरोनुनासिके अनुनासिको वा से वा की भी अनुवृत्ति आती। ठीक है, स्पष्ट है। अब इसी तरह एक उदाहरण हम आपको दे देते हैं। इनको तो पहचानते होंगे, पहचानते हैं ना? इसको, इनके शब्द को लिखते हैं पहले। ब दिखा, र दिखा, आ दिखा, हा दिखा, म दिखा, आ दिखा। किसको आप द्वित्व करेंगे यहां पर? अरे भाई, यर को द्वित्व होता है, हा यर में कहां से है? यर में हा नहीं रहता है ना। मां को आप द्वित्व करेंगे। पहले होना चाहिए अच, उसके बाद होना चाहिए रा अथवा हा। यहां देखिए रा तो है, पर उस रा से पहले अच नहीं है, इसलिए इस रा के बाद वाले में नहीं लगेगा ये। पर यहां पहले है अच, उसके तुरंत बाद रा अथवा हा है, उसके तुरंत बाद ये रहा यर। इसको कर दो डबल। ठीक, तो डबल म वाला भी ब्रह्मा। ठीक है, ऐसा ऐसा लिख सकते हैं। हा, फिर उसके बाद म, डबल, ब्रह्मा, ब्रह्मा, मां, डबल मां रहेगा। ठीक है, विकल्प से। ये हा के बाद वाला उदाहरण यहां नहीं दिया था, इसलिए खोज के लेके आए कि हा के बाद वाला भी एक उदाहरण आपके लिए हो जाए। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट है। तो अच हो, उसके तुरंत बाद र हो, यह हो, तो यह नियम लगता है। चलिए एक उदाहरण देते हैं। मनस है, रथः है। ठीक, सा को हसीचा नियम लगाकर, सा को पहले सजिशो रू ने रू किया, रू का बचा र। ठीक, बचा। अब यहां बताइए अच है कि नहीं है? उसके तुरंत बाद र है कि नहीं है? उसके तुरंत बाद फिर से यर है। अच हो, उसके तुरंत बाद र अथवा ई का हो गया। मिट का है रहे हो भाई, डबल करना चाहते हैं, खुद ही मिटना भी चाहते हैं। सही नियम तो है, रोरी लग जाना चाहिए था, पर लगेगा नहीं, वो विशेष बात है। वो विशेष बात हल संधि पढ़ाते समय पढ़ाएंगे। तो अब देखिए ये क्या हुआ, यहां इस रा को डबल कर सकते हैं आप कि नहीं कर सकते? आपको लगेगा सामान्य नियम के तहत कर सकते हैं, है ना, पर विशेष नियम है यहां। ठीक, यहां पर हशी च लगकर इस पहले रा को ऊ हो जाएगा, रू के ऊ। ठीक, इस रू के ऊ को, रू के रा को ऊ हो जाएगा। तो वह विधान ज्यादा बलवान है। आप कहेंगे नहीं भाई, हम क्या करेंगे, हम इस रा को डबल करेंगे ही, नहीं मानेंगे हम, है ना। तो वैसा नहीं चलेगा। क्या है पता है, जहां रोरी, ड्रोपे पूर्व से दीर्घोणा इत्यादि जो विशेष नियम लगते हैं, वहां यह नियम बाधित हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बात आपने एक्स्ट्रा जानी। इसके बाद और कुछ बात है। हाँ, अब एक और बात है यहां पर। चलिए, चतुर के बाद सु प्रत्यय लगा है, चतुर्षु बनता है ना, चतुर शब्द का सप्तमी बहुवचन में। तो हमने लिखा च, अ, तू, तू नहीं लिखते, त लिखते हैं, त, उ, र, श, उ।
ऐसा है। यहां पर किसको द्वित्व करेंगे आप? ठीक है, अचोराभ्याम द्वे नियम लग रहा है कि नहीं? अच है, उसके तुरंत बाद र है, उसके बाद तुरंत यर है। श को द्वित्व होना चाहिए ना, पर नहीं होगा। एक विशेष नियम इसको रोक लेगा, वो भी नियम है शरोचिच। ठीक, शरोचिच। शर का, शर मतलब जानते हैं? ये और ये शर हैं। इनके तुरंत बाद अच हो तो द्वित्व नहीं होता। द्वित्व का निषेध करने वाला सूत्र है शरोचिच। ईर्ष्या में श को द्वित्व हो गया था क्योंकि श के बाद य था, पर श के बाद अच हो, श के बाद अच हो तो फिर नहीं होगा द्वित्व। ये भी एक विशेष बात जानी ना, शरोचिच। विषय से थोड़ा बाहर हो रहा है, पर आप सबके मन में ऐसे कुछ उदाहरण देखेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं लगाने लग जाएं। क्या क्या शरोचिच बिल्कुल द्वित्व का निषेध करने वाला सूत्र है, हैं? शरोचिच होना चाहिए 8-4-45, 8-4-49। अच्छा, हो सकता है, हो सकता है आपके पास पुस्तक में शरोचिच न लिखा हो, पर है शरोचिच सूत्र ही। ठीक, शरोच लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, शरोच लिख दीजिए, चाहे शरोचिचा लिख दीजिए। ऊपर कहीं से न की अनुवृत्ति आती होगी, है ना? तो ऊपर से न की अनुवृत्ति आ रही तो न शरह अची, शर के बाद अच हो तो द्वित्व नहीं होगा। कोई कहीं से ले आइए। तो कोई आपत्ति नहीं। अचोराभ्याम द्वे बढ़िया से समझ गए हैं। ठीक, अब द्वित्व किसको होगा? यर को। एक उदाहरण ले लीजिए। यर में कौन सा अक्षर नहीं आता है? हा नहीं आता। हा कोई शब्द लेते हैं, चलिए, एक अरहेण शब्द बनता है ना, ऐसा बनाते हैं, है ना? यहां ध्यान दीजिएगा, है क्या? आ है, र है, ह है, ए है और ण है। देखिए, अच है, उसके तुरंत बाद में र अथवा ह में से कुछ है, पर उसके तुरंत बाद यर नहीं है, इसलिए इसको द्वित्व नहीं होगा। ठीक है, यर में ह नहीं आता। जब यर रहेगा तभी द्वित्व होगा, यर नहीं रहेगा तो द्वित्व नहीं होगा। स्पष्ट है बात? हा के सिवाय किसी दूसरे व्यंजन का द्वित्व कर सकता है कब? यदि वह रेफ अथवा हकार के बाद आता हो, और वह रेफ और हकार स्वर के बाद आता हो। जैसे सूर्य, यहां आप स के बाद उ था, स्वरवर्ण, उसके बाद र था, और उसके बाद यर है, इसलिए डबल हो जाएगा विकल्प। ठीक, सूर्य, ऐसा भी रूप बना सकते। ठीक है, तो अच हो, उसके बाद र हो, उसके बाद या हा हो तो द्वित्व हो जाता है। ठीक है, उदाहरण और देते हैं। चिन्ह देखा हो, है ना? अच है, ह है, अच के पर में ह है, उसके तुरंत बाद यर है तो ना को डबल आप कर सकते हो विकल्प से, चिन्ह। ठीक, बना सकते हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको अचोराभ्याम द्वे के मिल जाएंगे। पूरी बात स्पष्ट है? अचोराभ्याम द्वे खाली उसी शब्द में आया।
अच के बाद र अथवा ह होगा तभी यह नियम लगेगा। ठीक, जैसे एक शब्द ये भी ले लीजिए, यहां अच अम है कि नहीं, पर अच के तुरंत बाद र अथवा ह नहीं है। ठीक, अच के तुरंत बाद र अथवा ह नहीं है और उसके तुरंत बाद यर नहीं है। उसके तुरंत बाद क्या, उसके तुरंत बाद यर है का यर में आएगा, पर इस यर को द्वित्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि र और ह के बाद नहीं। ठीक, स के बाद है। स्पष्ट है पूरी बात, अचोर आभ्याम देव पूरी तरह से। अब हम आ जाते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी की अच संधि प्रकरण के अंतिम सूत्र। यहां देखिए एक और बात, अचह पराभ्याम, अच के पर में रेफ और हकार हो तो उसके पर के यर को द्वित्व होता है विकल्प से गौर्यौ, पर यह समास में हो तो द्वित्व नहीं होगा। समास में हो तो द्वित्व नहीं होगा। और ये न समास से यहां भी वार्तिक दे दिया है, भ्रमर जी यहां आपको पुष्प नहीं मिलेगा। ठीक, भ्रमर जी आ रहे हैं यहां मंडराने। हाँ, ए? हाँ, तो ये कहे पलाश कुसुम भ्रांत्या शुकतुंडे पतत्यलि सोपि जंबू फल भ्रांत्या तमलिम धर्तुमिच्छति। अप्पई दीक्षित ने भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरण में दिया है कि थोड़ा सा हंस लीजिए बीच में। एक भंवरा फूल के पीछे उड़ रहा था, ये भंवरा आ गया तो याद आ गया। एक भंवरा फूल के पीछे उड़ रहा था, उड़ते उड़ते एक तोते की चोंच मिल गई, लंबा सा तोता था, ऐसे बैठा था, तो उसको लगा कि तोते की चोंच नहीं, ये तो पलाश का फूल है, वो भी उसी कलर का होता, सेम कलर का। पलाश के कुसुम की भ्रांति हुई, वह जाके तोते की चोंच पे बैठ गया और तोते ने भी समझा कि ये तो जामुन का फल है और पकड़ लिया। सोपि जंबू फल भ्रांत्या, भ्रांतिमान अलंकार है यहाँ। तो यहाँ इसको भ्रांति हो रही होगी पुष्प की। चलिए, भ्रमर प्रसंग आ गया बीच में, अब भ्रमर प्रसंग को छोड़ते हैं। यहां भी न समास एक वार्तिक दिया इस सूत्र में भी कि समास होगा। ऊपर वाला भी नियम इको सवर्ण साकल्य से ह्रस्व भी समास होता तो नहीं लगता, यह भी नियम समास होगा तो नहीं लगेगा। जैसे वापी अश्वा हमने बताया था, यही उदाहरण है। ठीक, समास होने के कारण यह हो गया। ठीक, पर यह अचोराभ्याम द्वय से द्वित्व होने का उदाहरण नहीं है। यह जो उदाहरण न समासे दे दिया है ना, यह इसी का है, क्योंकि यहां रा और हा दिखाई नहीं पड़ता है कि आपको द्वित्व करने की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। ये ऊपर वाले का ही उदाहरण है ना समास से, इसी सूत्र में वार्तिक नहीं है, ये पिछले वाले सूत्र का ही वार्तिक है। गलती से गौरियो उदाहरण बीच में आ गया तो उसी गौरियों को समझाने के लिए ये बीच में एक सूत्र घुसेड़ दिए, पर ये उदाहरण उसी पिछले सूत्र का ही है। ठीक, गौरियो उदाहरण में विकल्प से दूसरा रूप भी बन जाता है, यह बताने के लिए अचोराभ्याम द्वय एक और सूत्र ले आए बीच में। पर वाप्यस्व ये न समासे मतलब जो ह्रस्व होता है वह समास में नहीं होता, ह्रस्व नहीं हुआ। ठीक, वाप्यस्व ही बना, यहां द्वित्व का कोई प्रसंग नहीं है, इसलिए आप इसको इस सूत्र का मत मानिएगा। ठीक है, अब इसके बाद अंतिम सूत्र में चलते हैं हम। अंतिम सूत्र देख लीजिए, नंबर देखिएगा 6-1-128। इससे तुरंत पहले 127 नंबर सूत्र अभी आप पढ़े, एको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च, वह इसी के तुरंत पहले का सूत्र था, इसी के तुरंत पहले का वह सूत्र है, एको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च। यदि देखना हो तो देख लीजिए 6-1-128 है, ये देख लीजिए 6-1-127 दिख गया। तो यानी अष्टाध्यायी में उसके तुरंत बाद का यह सूत्र है ऋत्यकः। तो अब वहां इगह की बात चल रही थी, यहां अकह पर। ठीक, वहां इकह असवर्णे था, यहां अकह रीति है। ठीक है,
उसने क्या कहा था कि पहले, उस सूत्र में क्या कहा था कि पहले इक हो, उसके तुरंत बाद असवर्ण अच हो। ठीक, इको सवर्णे। ठीक, पर यह क्या कहता है, पहले अक हो, उसके तुरंत बाद री हो, ह्रस्वरी, रीति त लगा के कहा है, ह्रस्वरी हो। तो पहले वाला जो अक है वो ह्रस्व हो जाया करता है, पहले वाला जो अक है वह ह्रस्व हो जाया करता है शाकल्य ऋषि के मत में ही, क्योंकि यहां शाकल्य ऋषि की अनुवृत्ति आएगी। शाकल्य ऋषि के मत में ही ह्रस्व हो जाया करता है कौन, अक, यदि उसके तुरंत बाद री हो तो, ह्रस्व री हो तो। ठीक, उदाहरण देखिए, ये है, ऐसे थे ब्रह्मा, और फिर ब्रह्मा ऋषि। अब देखिए री तुरंत पर में है कि नहीं, री तुरंत पर में है, तो उससे पहले आने वाले अक को विकल्प से शाकल्य ऋषि के मत में ह्रस्व कर दिया जाएगा। और जब ह्रस्व होगा तो ह्रस्व विधान किया है उसी के बल से पता चल जाता है कि यह और कोई संधि नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर दीर्घ है तो भी आद गुणा से आ और री के जगह पे गुण हो सकता है, अगर ह्रस्व रहता तो भी आद गुणा से आ और री के स्थान पे गुण हो सकता है। तो ह्रस्व करने की आवश्यकता क्या, ह्रस्व किया उसी से पता चलता है कि यहां पर वह संधि नहीं करना चाहते हैं, तो फिर ऐसे ह्रस्व करके ये वाला रूप बन जाए। ठीक, और जब शाकल्य ऋषि का मत नहीं लगेगा, विकल्प से ह्रस्व नहीं होगा, तो फिर आद गुणा से गुण हो जाएगा, आ और री इन दोनों के जगह पर गुण होकर पहले आ आने लगेगा, पर उरण रपरा के सहयोग से र जुड़कर आएगा, अर आ जाएगा, तो ब्रह्मर्षि ऐसा भी बनेगा। ठीक, सप्तचते ऋषयः, ठीक, सप्तचते ऋषयः, सप्तर्षयः बनता है ना। वहां सप्त को, सप्त में भले ही ह्रस्व है पर है तो अक, उसको शाकल्य के मत में ह्रस्व करके, ह्रस्व को ह्रस्व करके वैसे ही रख के बिना संधि का रख सकते हैं, प्रकृति भाव कर सकते हैं, प्रकृति भाव भी होगा और ह्रस्व भी होगा। जब ह्रस्व हो जाएगा तो प्रकृति भाव होकर ऐसा काम रूप बनेगा, ह्रस्व नहीं होगा तो दीर्घ पर ही गुण होकर ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक, स्पष्ट है। अब बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। रीति कहा है ना, रीति, रीति मतलब री पर में होना चाहिए। कैसा री, ह्रस्व पकार वाला ना। अच्छा, रित में री से किस, अगर खाली री कहा होता तो किसका किसका ग्रहण हो जाता, 30 प्रकार का ना। पर यदि रित कहा है तो केवल ह्रस्व का ग्रहण होगा, पर ह्रस्व ली का भी ग्रहण होता है, क्योंकि री और ली तो सवर्ण है ना, ह्रस्व वाले का तो ग्रहण हो ही जाएगा ना। मान लीजिए दीर्घ री का, प्लुत री का और प्लुत ली का नहीं होगा, पर ह्रस्व ली का भी और ह्रस्व री का भी हो जाएगा। ठीक, पर यदि ऐसे होता, मान लीजिए वैसे काल्पनिक शब्द बना रहे हैं, काल्पनिक शब्द महा है और लकार है, तो री तुरंत पर में है कि नहीं, री का सवर्ण है, सवर्ण ग्रहण करेगा कि नहीं, री पर में है, तो अक जो ये महा का आ है वो ह्रस्व भी हो जाएगा, मह लकारा भी रूप बनेगा प्रकृति भाव होकर। ठीक, और जब ह्रस्व नहीं होगा, प्रकृति भाव नहीं होगा, तो अ और ली के स्थान पर गुण होकर अल बन जाएगा, महलकारा। ठीक है, महलकारा, प्लुत वाले लकार को महलकार कह सकते हैं आप, बहुत बड़ा महा वाला लकार है वो, प्लुत वाला। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट है। अब
अक को ही केवल हर्ष होता है, मतलब केवल आ ही नहीं। ठीक, मान लीजिए नदी है और इधर रि से शुरू होने वाला हम ऋक्षति एक क्रिया रख दे, नदी ऋक्षति। रि तुरंत पर में है कि नहीं? पद का अंतिम वर्ण इक अक है कि नहीं? रि पर में हो तो पदांत अक को ह्रस्व हो जाता है। अब आप कहेंगे यहां इको सवर्णे शाकल्य से ह्रस्व से भी काम चल सकता था, तो यहां इसको इसमें लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है कि नहीं? चल सकता था ना, इको सवर्णे शाकल्य से ह्रस्व ई उ रिलरी रहेगा, ई उ रिलरी रहेगा। री के तुरंत बाद री आ गया, री के तुरंत बाद री आ गया, तब तो दीर्घ होगा, तब दीर्घ होगा, असवर्ण रहेगा ही नहीं, है ना। री के तुरंत बाद यहां देखिएगा री आ गया तो असवर्ण रहेगा नहीं, तो यह भी नियम नहीं लगेगा, इको सवर्णे शाकल्य से ह्रस्व भी नहीं लगेगा। पर री के सिवाय अ ई उ और री रहेगा तो भी सवर्ण रहेगा। अ ई उ इन्हीं तीनों में दिक्कत है। उसके बाद री हो, अ ई उ के बाद री हो तो रित्य कहा लग सकता है, पर ई उ के बाद अगर री हो तो इको सवर्णे शाकल्य से ह्रस्व से ही काम चल सकता था। तो यहां अकह ग्रहण किया गया जो ना, वह केवल आ को अलग से कहने के लिए। ठीक, आ को भी पदांत अक है, उसके तुरंत बाद पदांत अक है, उसके तुरंत बाद री है, तभी चलेगा। पदांत अक है, उसके तुरंत बाद असवर्ण वाली बात नहीं कह रहे हैं। पिछले सूत्र में असवर्ण कहा था, इस सूत्र में क्या कह रहे हैं कि कोई भी क्या होना चाहिए, केवल री होना चाहिए, ह्रस्व री होना चाहिए या ह्रस्व री होना चाहिए, रीति से दोनों का ग्रहण हो जाएगा। ठीक, अब एक और बात उठती है, पदांत होना चाहिए। ठीक, ऋक्ष धातु का ही ऋक्षति अभी मैंने प्रयोग बनाया था। ठीक, ऋक्षति, ठीक होगा। अब यहां पर आड अजादि नाम सूत्र से आठ का आगम होता है। ठीक, ऋक्षति नहीं, ऋक्ष धातु ही होता और उसको तिप प्रत्यय लगता, तिप प्रत्यय का ता ही बचता। इतच लंग लकार में या लंग लकार में अटागम भी होता है या आठ आगम भी होता है, और इतश्च नियम से ई का लोप भी हो जाता है, तिप प्रत्यय की ई का लोप हो जाता है। ठीक, तो ऋक्षत बचता, आठ आगम हुआ होता। यहां जो आ है वह पद का अंतिम वर्ण नहीं है, पद नहीं है। पद का अंतिम वर्ण अक हो, उसके तुरंत बाद री हो तो ह्रस्व होगा। पद का अंतिम वर्ण तो है नहीं है, ये कोई पद नहीं है, ये तो एक उपसर्ग है ना। तो पद का अंतिम वर्ण ना होने के कारण अक यहां ह्रस्व नहीं हुआ। ठीक, आ और री को आद गुणा से गुण होकर आर बन गया, आर छत ऐसा बन जाएगा। ठीक, तो यहां पदांत क्यों कहा गया? पदांत क्या? हाँ, आटश्च, आटश्च से वृद्धि होगी, गुण नहीं होगा। आठ जहां होता है वहां वृद्धि होती है आटश्च से। ठीक, आ और री के स्थान पर गुण होने लगा था, पर आटश्च एक वृद्धि कर देगा, आ और री के स्थान पर वृद्धि होकर आर हो जाएगा। ठीक, क्या आंग उपसर्ग ही है, ये आंग उपसर्ग ही है, आ नहीं है अलग। ठीक है, नहीं आंग उपसर्ग नहीं है, आठ है और उसके आगे आंग उपसर्ग भी लगाए होते तो फिर आकाश सवर्ण दीर्घा से दीर्घ किए होते। ठीक, ये आठ है, आंग उपसर्ग नहीं। ठीक, आठ जादी नाम से आठ आया था, उसी का आ है। वह आठ कोई पद थोड़ी ना है, वो तो आगम है।
आगम है ना, तो वो पद का अंतिम वर्ण नहीं है, ये उपसर्ग नहीं है। ठीक, मैं शायद उपसर्ग भूल गया हूँ। आज थोड़ा सा दांत में दर्द है, वो बार बार मेरा ध्यान वहाँ खींचता है अपने दांत की अपनी तरफ, तो कभी कभी हो सकता है कुछ फिसल जाए। ठीक है, तो आठ ऋक्षत ये हो जाएगा, आर छत बन जाएगा, आठ आगम, आठश्च से वृद्धि होकर। तो इस तरह से हमने पूरी स्वर संधि को पढ़ लिया है। ठीक, पूरी अच संधि को पढ़ लिया। इसमें और कुछ बातें यदि देख लेता हूं मैं, इवर्णात और इवर्ण और उवर्ण के बाद यदि लगेगा तो ऋत्यकः से ही सिद्ध हो जाएगा। ठीक, ऋत्यकः से भी सिद्ध हो सकता है ना, ई उ के बाद अगर री आता हो तो, पर फिर भी इको सवर्णे शाकल्य से ह्रस्व से भी लगा करके उसको सिद्ध कर सकते हैं, दोनों लगाकर सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, और फिर इसके बाद जहां पर उस सूत्र का निषेध हो गया हो, इको सवर्णे शाकल्य से ह्रस्व का निषेध कहां हो गया, समास में और सित प्रत्यय पर में, वहां पर तो यही नियम लगेगा। ठीक, समास में और सित प्रत्यय के पर में होते तब तो यही नियम लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे उदाहरण देते हैं, एक कोई नदी में बैठने वाले ऋषि हूं, ठीक, या कुटी में बैठने वाले कोई ऋषि हूं। ठीक, नदी में बैठने वाले हो सकता है आपको ऋषि न मिलते हो, कुटी में बैठने वाले ऋषि हो, तो हम समास करेंगे क्या, कुट्याह ऋषि। क्या किया, कुट्याह ऋषि, इसका समास होगा तो कुटी ngस ऋषि सु समास होगा। यहां बचेगा मूलतः सब विभक्तियों का लोप होने के बाद, बीच में आने वाली विभक्तियों का लोप होने के बाद बचेगा कुटी ऋषि। यहां इको सवर्णे शाकल्य से ह्रस्व लगना तो चाहेगा, है ना, इक है, उसके तुरंत बाद असवर्ण है, इक पद का अंतिम वर्ण भी है, वह इको सवर्णे शाकल्य से ह्रस्व लगना तो चाहेगा, पर क्योंकि यह समास है इसलिए ना समासे वार्तिक रोक लेगा। तो इस जगह पर फिर आपको ऋत्यका से ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, इस जगह पर, बाकी जहां पर इको ऋत्यका भी लग रहा है, इको सवर्णे शाकल्य से ह्रस्व भी लग रहा है, वहां कोई दिक्कत नहीं, वहां आप काम चला लीजिए किसी से भी। पर जहां पर इको सवर्णे शाकल्य से ह्रस्व का भी बाद हो जा रहा है, वहां तो ऋत्यका ही लगाना पड़ेगा। यहां आपको ऐसा भी बनाना है, यदि कुटी और ऋषि एक साथ समास करके लिख के कुटी ऋषि ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, गौरी वहां नहीं होगा क्योंकि रीति नहीं है ना, वहां री तुरंत गौरी इयम में नहीं होगा, तुरंत बाद में री होगा तभी यह नियम, वह नियम लगेगा। ठीक है, तो कुटी ऋषि बना लेंगे आप यहां ह्रस्व करके, और संधि भी नहीं होगी। जब संधि हो जाएगी तो ऐसा बन जाएगा, ई के जगह पे या होकर कु टा आधा या आधा उसमें री जुड़ गया, कुट ऋषि। ठीक, ऐसा भी बन जाए। तो ये इतनी बात मैं समझता हूं आप सब स्पष्टता समझ गए होंगे। सारांश आज के पाठ का मैं बता दूं तो हमने पढ़ा इको सवर्णे शाकल्य से ह्रस्व, वह कहता है कि एक हो पहले, वह शब्द का अंतिम वर्ण हो, उसके तुरंत बाद असवर्ण स्वर वर्ण हो, तो शाकल्य ऋषि के मत में उसको विकल्प से ह्रस्व हो जाता है। शाकल्य ऋषि के मत में यानी कि विकल्प से उसको ह्रस्व हो जाता है, और ह्रस्व का विधान किया उसी के सामर्थ्य से पता चल जाता है कि यह ह्रस्व हुआ, यानी स्वर संधि अब नहीं होगी। ठीक, और फिर उसी में एक अपवाद उदाहरण दिया था कि भाई पदांत इक होना चाहिए, ऐसा आप क्यों कहते हो, तो गौरी औ उदाहरण दिया। देख लीजिए भाई, गौरी यहाँ पदांत नहीं है इसलिए यहाँ ह्रस्व नहीं हुआ, यहाँ इको यणचि लग गया, इको यणचि लग गया तो गौरियो बन गया। गौरियो बन तो गया, पर वहीं पर उनको याद आ गया कि यहाँ तो भाई या को डबल भी हो सकता था। अच और रहाभ्याम द्वे सूत्र भी बता दिया। वो कहा कि अच के बाद यर हो अथवा अच के बाद र अथवा ह हो,
उसके बाद यर हो तो यर को द्वित्व हो जाता है, तो य को द्वित्व भी करके दिखा दिया। ठीक, फिर हमने प्रत्यय का सूत्र, अंतिम सूत्र पढ़ा। पहले री हो, उसके तुरंत पहले बाद में री हो, उसके तुरंत पहले शब्द का अंतिम वर्ण अक हो, तो वह भी प्रागवत। प्रागवत मतलब पहले की तरह। पहले की तरह मतलब पहले क्या बताया गया 127 नंबर सूत्र पर? ह्रस्व भी और प्रकृति भाव भी। ह्रस्व होगा तो प्रकृति भाव भी होगा, तो ह्रस्व और प्रकृति भाव हो जाया करता है अक का भी। ठीक है, विकल्प से, वाह प्रागवत वाह विकल्प से होगा। ठीक है, रित पर में हो यानी री पर में हो तो पदांत पद के अंतिम वर्ण जो अक है वह प्रागवत मतलब पहले की तरह हो जाता है विकल्प से। ठीक है, स्पष्ट है? ब्रह्म ऋषि ब्रह्मर्षि बन जाएगा। स्पष्ट, कोई आपत्ति नहीं ना? तो इत्यच संधि, इति धन अच संधि जोड़ लेंगे तो बन जाएगा, अरे प्रभु हाँ, इति अच संधि। कहीं कुछ ये कीट है, ये कीट बैठ रहा है, वही तो हम सोच रहे हैं काहे। हाँ, इति अच संधि, इत्यच संधि हो गया। तो अब इसके बाद हल संधि से शुरू करेंगे हम। कल नहीं, कल शायद शाम के समय यदि प्रतिपदा नहीं शुरू हो गई होगी व्याख्यान तक, देख लेंगे, पंचांग में देखा नहीं है। आज शाम को 6:44 तक, लगभग 6:44 के आसपास तक चतुर्दशी थी, फिर पूर्णिमा शुरू हो चुकी है अब, है ना? पूर्णिमा शुरू हो चुकी है और पूर्णिमा के बाद कल अगर शाम को मैं तुरंत पंचांग देख ही लेता हूँ और बता देता हूँ कि कल किस विषय का व्याख्यान होगा। कितने बजे? 3:26 के बाद प्रतिपदा लग जा रही है ना? हाँ, 3:26 के बाद प्रतिपदा कल लग जा रही है, तो यानी कल लघु सिद्धांत कौमुदी की आवृत्ति नहीं, कल नैषधीय चरितम के 2 श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है, और परसों के व्याख्यान में हम लघु सिद्धांत कौमुदी की अच संधि तक के जितने भी सूत्र हैं अच संधि के, उन सभी सूत्रों को एक चार्ट के माध्यम से बताएंगे परसों। और परसों के बाद यानी तृतीया से फिर शुरू होगी हल संधि। ठीक है, सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबसे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः।